हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हायर परचेज सिस्टम। ओके, और यह रहने वाला है इसका पार्ट 1। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो अकाउंटिंग का आपका टॉपिक है, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस से जो लोकेट हो जाती हैं एरर्स, ट्रायल बैलेंस से जो लोकेट नहीं होती हैं, दो पार्ट्स में मैंने डिस्कस किया एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हायर परचेज सिस्टम। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम। हायर हायर मतलब किराए पे, हम कहते हैं ना। हायर परचेज मीन्स अ ट्रांजैक्शन वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर इमीडिएटली ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। अब आपने हायर परचेज पे अगर कोई गुड्स ली हैं, इसका मतलब जैसे ही एग्रीमेंट साइन किया उनका पोजेशन आपके पास आ जाएगा, बट ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है आपके पास। ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र होती है जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं। अभी आप इसको समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो जो बाकी का अमाउंट है, ही इज कॉल्ड अपॉन टू पे द परचेज प्राइस इन पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं मंथली हो सकती हैं, वो डिपेंडिंग ऑन योर एग्रीमेंट्स, क्वार्टरली हो सकती हैं, हाफ ईयरली, ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, जो हर इंस्टॉलमेंट को एक टाइप का हायर चार्ज माना जाता है जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो जाती। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है आपने हायर परचेज सिस्टम में, कि हायर परचेज सिस्टम में आपके पास जो ऑनरशिप है गुड्स की, वो तभी आती है जब आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दी है। ठीक है, टू द seller. Okay, so each installment is treated as higher charge till the payment of the last installment when ownership or property in the goods passes from the seller to buyer. Okay, देखिए इन केस द डिफॉल्ट इज मेड इन द पेमेंट ऑफ इवन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब मान लो आपने सारे इंस्टॉलमेंट दे दी एज अ बायर, अगर आपने जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें आपने क्या कर दिया, उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो जो सेलर है ना उसके पास राइट है कि वो गुड्स को रीपोजेस, और देखो ऑनरशिप तो अभी नहीं हुई है ट्रांसफ़र, बट जो गुड्स दिए हैं वो आपसे वापस ले सकता है और फॉरफिट उस अमाउंट को जब्त कर सकता है जितनी अभी तक आपने इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं, जिसको हम हायर चार्जेस भी बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो परचेज़र होता है उसको हायर परचेज़र बोला जाता है, या फिर आप एक टर्म देखेंगे हायरर, उसने हायर पे ली है चीज़, और जो सेलर है उसको हम हायर वेंडर कहते हैं। एक एक टर्म का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, तो देखो जे आर बेटले बॉय के अकॉर्डिंग, अंडर द हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर डिलीवर टू अ पर्सन, उसको दी जाती हैं हु एग्रीज टू पे द ऑनर्स बाय इक्वल पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। सपोज आपने खरीदी, आपको इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट दी देनी है, और ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, सच इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी ट्रीटेड एज हायर ऑफ दिस गुड्स, इसको एक टाइप का हायर मानेंगे अंडर अनटिल अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट हैज़ बीन पेड। ठीक है, तब जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो गुड्स हैं वो हायरर की, यानी कि हायर परचेजर की क्या बन जाती हैं, प्रॉपर्टी बन जाती हैं। अब बात करते हैं कि हायर परचेज एक्ट कौन सा है, 1972। ये आपको ना छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। हायर परचेज का एक्ट हमारा कौन सा है, हायर परचेज का एक्ट है 1972। ठीक है, तो उन्होंने हायर परचेज एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन किया है, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें हम गुड्स को हायर पे देते हैं। ठीक है, और जो हायरर है यानी कि जो परचेजर है उसके पास ऑप्शन है कि वो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनको परचेज करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पोजेशन जो है वो तो क्या दिया जाता है, उसी मतलब पोजेशन जो है सेलर बायर को दे देता है, वो तभी देता है इसी बेसिस पे कि जो पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट्स वो पे करेगा। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है मतलब ओनरशिप जो है वो तभी पास होगी ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर दे देगा। ठीक है, और ये वाला जो है, सच पर्सन हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासिस, तो उसके पास राइट है हायरर के पास, ठीक है, कि वो कभी भी उसको क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या लीगल प्रोविजंस हैं, क्या फीचर्स हैं हायर परचेज सिस्टम के। सबसे पहला, राइट टू यूज़ द गुड्स।
अब देखो पोजेशन आपके पास आ गया एज अ परचेजर, ठीक है। अब जैसे ही आपने एग्रीमेंट साइन किया तो आप ऑब्वियस है उनको गुड्स को यूज कर सकते हो। सेकंड क्या है, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। पेमेंट किस पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, सेक्शंस पे ध्यान रखने हैं। Under Section 3 of the Act, it is compulsory that hire purchase agreement should be in writing. ये ज़रूरी है कि हायर परचेज एग्रीमेंट किस में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, एंड साइन बाय द पार्टीज कंसर्न। ऑब्वियस है जो पार्टीज हैं उनका साइन होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें अभी आप टर्म सीखेंगे, एक हायर परचेज प्राइस होता है, कैश प्राइस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ये भी आप सीखेंगे। It must state the higher purchase price of the goods, cash price of the goods and date of commencement of the higher purchase agreement। कि इसमें एक तो हायर परचेज प्राइस आना चाहिए गुड्स का, कैश प्राइस आना चाहिए, जो हायर परचेज एग्रीमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, हर इंस्टॉलमेंट का क्या अमाउंट है, ये भी आप सीखेंगे, ठीक है। ओनरशिप ऑफ गुड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोजेशन तो हमें हायर परचेजर को इमीडिएटली मिल जाता है, ठीक है, जैसे ही वो एग्रीमेंट साइन करता है। बट जो ऑनरशिप या फिर प्रॉपर्टी कब, जब तक कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट या लास्ट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तब तक की ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट ऑफ द हायरर टू परचेज विद रीबेट। अब मान लो आप हायर परचेजर हो, आपने कोई चीज़ ली, आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते जा रहे हो, बट आपको लगा कि मतलब आपने कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं, तो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले ही, मतलब पहले ही आप उसको क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। तो आपको रिबेट, कुछ छूट के साथ आपको जो है एज अ परचेजर कुछ छूट के साथ आपको वो जो है गुड्स मिल सकती है, ऑनरशिप आ सकती है। अब ये रिबेट का क्या रूल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। जो एक्ट है कन्फर्स ऑन द हायर परचेजर, हायर परचेजर जो परचेज करता है जिसको हम हायरर भी बोलते हैं, उसके पास राइट है कि गुड्स को वो परचेज करे बाय गिविंग 14 डेज नोटिस टू दी ओनर। ओनर को 14 डेज का नोटिस देके वो गुड्स को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, ठीक है। इन सच ए केस द हायरर इज एंटाइटल टू अ रिबेट कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मूला। हायर परचेजर को इस पे पहले उसको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, ओनर को। और हायर को रिबेट किस हिसाब से मिलेगी, रिबेट मिलेगी आपको 2/3, ठीक है, क्या मिलेगी, 2/3। अब क्या होगा, टोटल हायर परचेज चार्जेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नॉट येट ड्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। कितनी जो है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, हायर परचेज चार्जेस टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होनी चाहिए, जो जितनी अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो हैं वो रह गई हैं, ड्यू है, कितनी रह गई हैं, नॉट नहीं, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा। तो हायर हैज़ टू पे द बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट लेस रिबेट कैलकुलेटेड एज अबव। तो हायर को क्या, जो बैलेंस रह गया है इंस्टॉलमेंट्स का जो अमाउंट है, लेस रिबेट लेस करके उसको जो है वो दे देगा अमाउंट, तो उसको क्या मिल जाएगी, ऑनरशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइज रिबेट का फॉर्मूला क्या है, रिबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2/3 इंटू टोटल हायर परचेज चार्जेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, कितनी ड्यू हैं, ठीक है, कितनी रह गई हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ऐसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पे टू द ओनर इफ द हायर परचेजर इंटेंड्स टू कंप्लीट द परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब वो पहले ही परचेज करना चाहता है। तो हायर परचेज प्राइस कितना है, 72,000। कैश प्राइस कितना होता, अगर कैश में करते तो 54,000 होता। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 72,000 माइनस 54,000, ये हमारा क्या कहलाएगा, 72,000 माइनस 54,000 जो है ये हमारा कहलाएगा हायर चार्जेस, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, हायर चार्जेस, जो कि जिसको हम इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट भी बोलते हैं या हायर चार्जेस बोलते हैं। तो ये आप लोगों का कितना आ रहा है, 18,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, 18,000, ओके। अब बात करते हैं, देखो हायर परचेज प्राइस 72,000 का है, इंस्टॉलमेंट्स कितना हो गया, 12, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12 है, तो 6,000 पर इंस्टॉलमेंट देना है, कितना देना है, 6,000 पर इंस्टॉलमेंट देना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था रिबेट निकालने का, 2/3
ठीक है, इनटू में टोटल हायर चार्जेस कितने हैं, टोटल हायर चार्जेस 18,000 इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इंस्टॉलमेंट्स रह गई हैं, कितनी रह गई हैं 4, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, वो कितनी रह गई है, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास हैं 12। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये 6,000, ठीक है, 4,000 आ गया रिबेट का। अगर आप इसको देखते हैं कितना आ गया 4,000। अब कैसे निकलेगा, 4,000 रिबेट आ गई। अब आप क्या करेंगे, जो आपका आपको कितना अमाउंट पे करना है, अब आप ये देखिए बैलेंस ऑफ द इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट रह गई, 6,000 की हैं, 4 6 कितना हो गया 24,000, 24,000 माइनस रिबेट 4,000 आई है, तो उसको 20,000 देने हैं। कितने देने हैं, 20,000। दोबारा से बता देती हूँ कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना होता है। सबसे पहले आप हायर चार्जेस निकालेंगे, हायर चार्जेस जो है वो आपके कैसे निकलेंगे, आप 72,000 में से मतलब हायर परचेज प्राइस से कैश प्राइस लेस करें, कितना आ जाएगा 18,000। 18,000 है, ये तो हमने यहाँ पे लिखना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आप ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो है 12 है और हायर परचेज प्राइस 72, तो पर इंस्टॉलमेंट 6,000 देना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स कितनी पे कर दिया उसने, 8 कर दी है, तो 4 रह गई हैं। तो आप इसको सॉल्व करके फॉर्मूला में आपकी 4,000 रिबेट आ जाएगी। 4,000 रिबेट आ गई है, तो 24,000 अभी आपने देना है, क्योंकि 6,000 और 4 रह गई है इंस्टॉलमेंट। 24,000 माइनस रिबेट आपको 4,000 की मिलेगी, तो आपको 20,000 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट आएगा जो कि आपने अगर परचेज करते हो तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो है लीगल प्रोविजन जो है वो ये है, व्हेन डिफॉल्ट इज मेड इन द पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट। अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है किसी पे मतलब इंस्टॉलमेंट में, पेमेंट में, तो क्या राइट है हमारे सेलर के पास, तो जो राइट है ऑफ रीपोजेशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर। अगर आपने इवन लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में आपने डिफॉल्ट किया है, तो हायर वेंडर यानी कि सेलर के पास राइट है कि वो गुड्स को ले ले, बिकॉज ऑनरशिप अभी उसी के पास है, क्योंकि ओनरशिप अभी उसी के पास है, तो वो आपसे गुड्स वापस ले सकता है। दूसरा क्या है, लेकिन सेक्शन 20 हमें ये कहता है कि जो हायर वेंडर है वो इन केसेस में गुड्स को वापस नहीं ले सकता है। क्या है कि जब हमारा मान लो जो हायर परचेज प्राइस है वो है ही 15,000 से कम, और जो इंस्टॉलमेंट्स के जरिए 1/2 ऑफ द प्राइस हैज़ ऑलरेडी बीन पेड, तो वो जो गुड्स है उसको वापस नहीं ले सकता। याद रखना है आप लोगों को अमाउंट, ठीक है। और जब हायर परचेज प्राइस ज़्यादा है 15,000 से और 3/4 जो है इंस्टॉलमेंट के जरिए वो ऑलरेडी दे चुका है, तब भी आप उससे रिपोजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो रिफंड टू हायर परचेजर। अब रिफंड यानी कि जो उसने इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं, अब क्या होता है कि अगर हायर वेंडर आपसे गुड्स को रिपोजेस कर लेता है, तो वो बाउंड नहीं है कि जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट्स दी हैं वो आपको क्या करे, जिसको आप हायर चार्जेस भी बोलते हैं, कि वो आपको वो वापस करे, ठीक है। बट ही विल बी रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट टू रिफंड द हायर परचेजर द अमाउंट by which the total amount received from the hire purchaser plus the value of goods on the date of repossession exceeds the higher purchase price। देखो हायर परचेज प्राइस से अगर ज़्यादा हो जाता है क्या चीज़, जो अभी तक टोटल अमाउंट उसने दिया है प्लस जो रिपोजेशन की टाइम उन गुड्स की क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, अगर वो हायर परचेज प्राइस से ज़्यादा हो जाता है जितना अमाउंट, तो वो उसको रिफंड करना पड़ेगा हायर परचेजर को, ठीक है। राइट टू रिकवर द एरियर्स। अब देखो उसके पास जो है क्या, इन एडिशन टू द राइट टू रिपोजेस द गुड्स एंड राइट टू रिटेन द इंस्टॉलमेंट्स, दिस इज इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी पेड एज हायर चार्जेस, द हायर वेंडर ऑल्सो हैज़ द राइट टू, इंस्टॉलमेंट्स आएगा यहाँ पे, आप इसको करेक्ट कर लेना, रिकवर द एरर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट। उसके पास ये तो राइट है ना कि अगर पहले वाली जो इंस्टॉलमेंट उसने नहीं दी है, एरर है, वो उसको एरियर्स दिए जाए, किसको, हायर वेंडर को। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ द हायर परचेजर टू कीप द गुड्स इन गुड कंडीशन। देखो जो हायर परचेजर है अभी उसके पास ऑनरशिप नहीं आई है, वो अभी पोजेस कर रहा है गुड्स को, बट उसकी क्या लाइबिलिटी है कि उसको जो है जैसे आपने सुना होगा ना कि खुद की गुड्स है, ऑन गुड्स, उसको वैसे ही उनको संभाल के रखना पड़ेगा। उसको ये नहीं है कि अगर ऑनरशिप नहीं आई है अभी तो उन गुड्स को प्रॉपर यूज़ ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है लॉस अकरिंग टू द गुड्स हैज़ टू बी बोर्न बाय द सेलर।
अब देखो, मान लो हायर परचेजर ने प्रॉपर केयर ली है गुड्स की, ठीक है, उसका कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, उसने प्रॉपर केयर किया है गुड्स का, बट फिर भी अगर कोई खराबी या कोई लॉस हो जाता है, तो ये वाला रिस्क किसका होगा? जिसके पास ओनरशिप है, और ओनरशिप किसके पास है? अभी सेलर के पास ही है, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट्स नहीं आई है। तो ध्यान रखना, ये सेलर ही बोन करेगा अगर हायर परचेजर की कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नो राइट टू सेल और प्लेस द गुड्स। अब जो हायर परचेजर है, अभी वो ओनर नहीं है, तो उसके पास कोई राइट नहीं है वो गुड्स को सेल करे या फिर गिरवी रखे, ठीक है, क्योंकि वो एक बेलर, आपको मैंने बताया था ना, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें बेलर कोई पर्सन अपनी गुड्स किसी दूसरे पर्सन को सिर्फ डिलीवरी यानी कि पोजेशन देता है, ठीक है। तो अब उसकी जो बेली यानी कि जिसके पास रखी गई हैं गुड्स, तो यहाँ पे जो हायर परचेजर है वो लीगल पोजीशन उसकी बेली की है, तो उसके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो गुड्स को सेल करे या फिर उनको गिरवी रखे जब तक कि वो ऑनर नहीं बन जाता। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में इसकी लीगल प्रोविज़न और कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस किया है। आगे हम पार्ट 2 में इसका और आगे का डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको जो जो भी वीडियोज़ डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है।